Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the fourth lecture of chemical equilibrium and हमने यहाँ तक ली चैटलियर प्रिंसिपल तक का कंप्लीट कर लिया था. Now we are going to take the different topic that is Henry law. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं. हेनरी लॉ क्या होता है? देखो, हेनरी लॉ होता है इंक्रीज इन प्रेशर. जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, इट इंक्रीजेस द solubility. Increase in the pressure increases the solubility of a gas in the liquid. लिक्विड्स में जब भी आपने गैस को सॉल्युबल करना है तो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या बोलता था? हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given mass of solvent at any temperature is directly proportional to pressure of gas above the solvent. तो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही डेफिनेशंस आप बोल सकते हो. ये हेनरी लॉ ने डिस्कवर किया था. इट स्टेट्स दैट कि जब भी आप मास किसी भी गैस का डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्वेंट में, तो वो किसके बराबर होगा, कितना सॉल्युबल हुआ, वो किसके बराबर होगा? प्रेशर अप्लाई टू द गैस. ओके, तो इट मीन्स जितना प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी. According to Henry law, mass of a gas which is dissolved in a particular solvent, उसका मास किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के. And when we remove the proportionality sign, it is Kp, and K is known as Henry constant. It is Henry constant. It depends upon क्या नेचर ली है आपने गैस की. इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस. इट डिपेंड अपॉन कौन सा लिक्विड लेके चल रहे हो, कितना टेम्परेचर है. तो ये सभी के ऊपर हेनरी लॉ का कांस्टेंट डिपेंड करेगा. तो ये छोटी सी डेफिनेशन है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बिकॉज कई बार डायरेक्टली रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड पार्ट. यस, तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत तेज है, बहुत क्विकली काम करता है. ऐसा इलेक्ट्रोलाइट विच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरा का पूरा टूट जाता है. विच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. आयंस में जो पूरी तरह टूट जाता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और कब टूटता है? जब आप किसी भी एक्वस सोल्यूशन में इसको आप पोर करोगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके रिवर्स रहेगा, विच कांट डिसोसिएट अप टू फुल एक्सटेंट. पूरी तरह वो टूटेगा नहीं, बहुत लेसर कंटेंट रहेगा, लेसर परसेंटेज रहेगी जो डिसोसिएट होती है. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह नहीं टूटता. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो हमारे पास क्या है? टूट जाता है. अब इसके एग्जाम्पल्स करने हैं. कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 है, HCl है, NaCl है, तो इट कैन डिसोसिएट कंप्लीटली. हम यहाँ पे ये वाला एरो लगाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो NaCl इज डिसोसिएटिंग इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. आई एम नॉट गोइंग टू पुट द रिवर्सिबल एरो क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है. वीकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. और हमेशा हम यहाँ पे डबल एरो, रिवर्सिबल एरो का यूज करते हैं बिकॉज दिस डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट एंड दिस इज ऑल्सो
reversible in nature. For example, acetic acid, NH4OH, these are the examples of weak electrolyte. Now degree of dissociation. Degree of dissociation is represented by alpha. अल्फा से लिखते हो आप, और ये होता क्या है? अल्फा इज इक्वल टू number of molecules dissociated divided by total number of molecule. मान लो 100 मॉलिक्यूल थे मेरे पास, और उसमें से मेरे पास 8 मॉलिक्यूल क्या कर गए? डिसोसिएट कर गए. तो अल्फा किसके बराबर होगा? जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली टूट जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमेशा अल्फा से लिखते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं. ये पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है. थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं. अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. Yes, so now we are going to take the different factors which affects alpha. Degree of dissociation को कि इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूटेगा या नहीं टूटेगा, कितना हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है, वो किस फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड है. पहला फैक्टर हमारे पास है, दैट इज द नेचर ऑफ सल्यूट. नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड है. नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर कैसे डिपेंड है? वही, अगर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे पास क्या होगा? अल्फा की वैल्यू मोर होगी. और अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लो हो गई. हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा इज नियरली 1 एंड वीक के केस में इट इज लेस देन, वेरी 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 लो देन 1. ठीक है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यूज, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. नेचर ऑफ सल्यूट में हमने पढ़ लिया, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकती है, 1 आ सकती है. अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं तो हमेशा 1 से कम आएगी. उसके बाद है सॉल्वेंट का नेचर. सॉल्वेंट के नेचर में हमने क्या पढ़ना है? अगर तो कोई भी सॉल्वेंट जिसमें आप ये डिजोल्व कर रहे हो, एक्वस सोल्यूशन मैंने बोला था ना, डालने के बाद ही ब्रेकेज होती है. तो सॉल्वेंट अगर हमारे पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, इट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके आप चल रहे हो तो वो क्या करेगा? इट इज मोर आयनाइजेबल. क्लियर? मीन्स जब भी आपने सॉल्वेंट चूज करना है, कोशिश करना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा मोर हो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर होगा तो अल्फा भी हमारा इंक्रीज करेगा, आयन जल्दी बनेंगे. नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड है ये? कंसंट्रेशन में हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, DOD अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारी पास है, दैट इज proportional to 1 by concentration. Means it is inversely proportional to concentration. It increases when concentration is decreases. तो उल्टा है हमारे पास. कहने का मतलब है कि अगर हम डिल्यूशन करेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर डिल्यूशन करोगे, किसी भी चीज़ में पानी डालते जाओगे, उसको पतला करते जाओगे, विस्कस की जगह से गाढ़ेपन को ख़त्म करते जाओगे, डिल्यूशन इंक्रीज करोगे तो अल्फा भी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो उसी का ही मतलब हो गया ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज मीन्स डिल्यूशन इंक्रीजेस. तो फोर्थ फैक्टर जो हमने लेना है, दैट इज द टेम्परेचर कंडीशन. टेम्परेचर हमारे पास कैसे चलेगा? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना टेम्परेचर, मान लो कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच में पड़े हैं इजीली टूट जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, आयंस हमारे पास इजीली बनते हैं, तो अल्फा भी हमारे पास इंक्रीज होता है, राइट। तो दिस इज ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द DOD वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला फैक्टर आता है हमारे पास किसी और स्पीसीज की एडिशन, एडिशन ऑफ अदर स्पीसीज। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कौन सी स्पीसीज ऐड करोगे, कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, मान लो हमारे पास जो सॉल्वेंट था जिसमें आप डाल रहे थे अपना इलेक्ट्रोलाइट, और वो क्या कर रहा था, डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। आपने यहाँ पे इस जगह पे साथ में और क्या ऐड कर दिया, कोई भी स्पीसीज ऐड कर दी हैविंग कॉमन आयन टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट के जैसे ही आपने कोई स्पीसीज ऐड कर दी जिसमें आयन सेम हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉमन आयन होने की वजह से, सपोज करो कि ऐसी स्पीसीज जिसके बीच में OH नेगेटिव है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH नेगेटिव है, तो दोनों के आयन सेम हो गई, कॉमन आयन। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो अल्फा है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अल्फा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यू कैन से कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपके पास है तो वो क्या करता है, इट डिक्रीजेस दी DOD वैल्यू। कोई भी सॉल्वेंट है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और आप डिसोसिएट कर रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो उसको, और उसके बीच में मैं कुछ और मिक्स कर दूं और मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो स्पीसीज मैंने ऐड की है उनके भी आयन हमारे पास सेम हो जाएं, तो अल्फा हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। Yes, so now I'm going to give you the detail of common ion effect। बता भी दिया था, एक बार दोबारा हम करते हैं, ठीक है, कि किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, if to a solution of weak electrolyte, किसी भी weak electrolyte के सोल्यूशन में मैं कोई स्पीसीज ऐड कर दूं having common ion, दोनों के आयन एक जैसे हो जाएं, तो वो क्या करेगी, इट डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन, इट डिक्रीजेस द DOD वैल्यू, राइट। तो ये होता क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पीसीज ले लूं, जैसे दिस इज माय इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE, weak electrolyte, so I have to write the sign like this, it is going to dissociate into this and H positive, उसके बाद हमारे पास CH3COONA and it is going to dissociate in CH3COO negative plus Na positive। तो ये मैंने स्पीसीज ऐड की थी इसके बीच में, और ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐड करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इन दोनों के पास एक जैसे आयन आ गए, कॉमन आयन इफेक्ट, उसकी वजह से जो अल्फा है हमारे पास इसका डिक्रीज हो जाएगा, इसका अल्फा हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अल्फा डिक्रीज हो जाता है एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं NH4Cl, this is weak electrolyte and in this I am adding NH4OH, so this is MCQ which came in the IIT paper। NH4Cl है और NH4OH ऐड कर दिया, तो टेल अस कि जो अल्फा है वो इंक्रीज करेगा, अल्फा जो है वो डिक्रीज करेगा, अल्फा इंक्रीजेस बाय 2 टाइम नन ऑफ दिस, ठीक है।
तो ये 4 ऑप्शन थे, आप बताओ क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने एग्जाम्पल्स में इसको क्या लिखा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करेंगे और उसी के बीच में हमने उसके जैसी ही कोई स्पीसीज ऐड कर दी जिसके पास कॉमन आयन पड़ा है, कॉमन आयन क्या है, NH4, तो हमारे पास अल्फा जो है वो क्या करेगा, इट डिक्रीजेस। तो इट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, जैसे ये दिया मैंने तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज डू स्मार्ट वर्क, किसी ने भी किसी चीज को रट्टा नहीं मारना, हमेशा वो काम करना है जिसको जो पेपर के लिए बेनिफिट हो। अगर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपको यही नहीं पता क्या आ रहा है तो पूरा का पूरा चैप्टर कम से कम 10 दिन ले लेता है ये करने में, तो समझ ना आए तो फिर पेपर के लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, जो जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, जो पोर्शन मैं इंपॉर्टेंट लिखती हूँ MCQ के लिए, तो प्लीज डू अकॉर्डिंग दैट, राइट। तो नाउ वी आर डन विद कॉमन आयन इफेक्ट। तो रेस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज एसिड एंड बेस। यस, तो आफ्टर दिस एसिड और बेस क्या होते हैं, एसिड और बेस के लिए सभी ने अपना अपना अलग अलग हमारे पास थ्योरीज हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। तो आर्हीनियस एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ furnishing, or we can say it is giving, capable of furnishing H positive ion in aqueous solution। एसिड वो सब्सटेंस है, अगर हम उसको पानी में डालें तो वो क्या देता है हमें, H पॉजिटिव। तो आर्हीनियस ने इसकी ये डेफिनेशन बताई। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वही HCl, H2SO4, दिस वन। उसके बाद आर्हीनियस ने बताया अपना बेस का क्या होता है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बेस क्या है, इट इज अ स्पीसीज विच कैन गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में हमें वो क्या दे सकता है, OH नेगेटिव आयन। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं NaOH, NH4OH एक्सेट्रा, राइट। तो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, ये थ्योरी ज़्यादा टाइम नहीं चली, इसकी लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन ये थी कि अगर किसी भी चीज़ को अगर एक्वस सोल्यूशन में या पानी में नहीं घोलते तो वो ना तो H पॉजिटिव देगा ना OH नेगेटिव देगा। आर्हीनियस ने यही बोला, बट ये गलत है। कभी भी HCl को आपको पानी में डालने की ज़रूरत पड़ती है कि वो H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव रिलीज करे, कभी भी नहीं पड़ती। तो उसकी डेफिनेशन ये डिस्कार्ड होगी, क्योंकि हमें कभी भी एक्वस सोल्यूशन नहीं चाहिए किसी एसिड या बेस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज फेल्ड थ्योरी। उसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसने ये दो डेफिनेशंस दे दी हमें। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सही थ्योरी थी एज कंपेयर टू द आर्हीनियस। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग H पॉजिटिव। कोई भी चीज़ अगर H पॉजिटिव देती है उसको ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HCl, इट इज़ डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H2S, इट इज़ गिविंग HS नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, अमोनिया, इट इज़ गिविंग अस, सॉरी दिस इज नॉट लिस्टेड हेयर। ठीक है, तो अमोनिया का एग्जाम्पल बेस में आएगा। तो एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग OH नेगेटिव आयन इज नोन एज ब्रोंस्टेड बेस। कोई भी चीज अगर OH नेगेटिव आयन देती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस। फॉर एग्जाम्पल दिस
ब्रॉन्स्टेड ने ये बताया, जो होना तो ये चाहिए था OH नेगेटिव का, कि एनीथिंग इज कैपेबल ऑफ गिविंग OH नेगेटिव आयन, जैसे अर्हीनियस ने बताया था, बट इसने अपनी डेफिनेशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसने अपनी डेफिनेशन में क्या दिया, एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ गेनिंग H पॉजिटिव आयन। अगर कोई चीज़ H पॉजिटिव देती है तो वो क्या बन गई, एसिड। अगर कोई चीज़ गेन करती है या एसिड H पॉजिटिव को लेती है, वो क्या बन गया, बेस। तो इसने ये डेफिनेशन चेंज कर ली, जो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग नहीं थी। अमोनिया में H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ये गेन कर रहा है, तो गेन करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। उसके बाद जैसे साइनाइड, इट इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो वी आर गेटिंग HCN एट द एंड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज प्रोटोनिक थ्योरी। प्रोटोनिक थ्योरी ऑफ एसिड बेस, क्योंकि H पॉजिटिव ही निकलता है, H पॉजिटिव ही गेन हो रहा है, तो इस थ्योरी को हमने क्या बोला, प्रोटोनिक एसिड थ्योरी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहीं से ही टर्म आती है हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, MCQ आ जाते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है ये, सी कंजुगेट एसिड हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है बेस का। किसी भी बेस का हमारे पास क्या बनता है, कंजुगेट एसिड is formed by taking H पॉजिटिव आयन। अगर बेस कोई भी H पॉजिटिव आयन को ले लेता है तो बेस है, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड लेने से। कंजुगेट बेस क्या होता है, एसिड अगर हमारा H पॉजिटिव रिलीज कर दे और उसके साथ जो स्पीसीज बनेगी दैट इज कंजुगेट बेस। ठीक है, याद रखना है, एसिड अगर H पॉजिटिव निकाल दे और जो पीछे स्पीसीज बची उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। एसिड से क्या बनता है, बेस, कंजुगेट बेस। बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई एम अगेन गोइंग टू राइट, एसिड हमारे पास H पॉजिटिव प्लस कंजुगेट बेस, और बेस में H पॉजिटिव ऐड किया तो इट इज कंजुगेट एसिड। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड पुट अ स्टार ऑन इट because this is point to remember, very very important. Now I will give you the example. Acid is there, it is giving H positive ion, this is acid, H positive रिलीज कर दिया, पीछे जो बचा दैट इज कंजुगेट बेस। ओके, अमोनिया था, इट इज टेकिंग H पॉजिटिव, बेस है, it accept H positive and the thing which we got at the end it is conjugate acid। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अमोनिया का मैं वाटर के साथ एग्जाम्पल लिखूं तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस दी गई होंगी तो आपने अंदाजा लगाना है, अमोनिया था, उसने क्या किया, H पॉजिटिव गेन करके क्या बना दिया, NH4। वाटर था, इसने H का लॉस करके क्या बना दिया, OH नेगेटिव। एनीथिंग बेस H पॉजिटिव ले रहा है, अब इस रिएक्शन को देखते जाना, सेम ही नहीं है, अमोनिया में H पॉजिटिव ऐड किया तो ये बन गया, तो ये हमारे पास बेस है, बेस का ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास क्या है, एसिड था, एसिड H पॉजिटिव रिलीज कर गया और हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डिटेक्ट कि हमारे पास ये कंजुगेट बेस है या एसिड है, राइट। तो प्रैक्टिस करो इसकी। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सारा हम इसको कवर कर लेंगे एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट सेशन।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे समझ आ रहा है आपको, राइट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज अर्लियर, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि बच्चों को मेरे पास जो मैसेज आते हैं कि मैम पता नहीं चलता कि वीडियो कहाँ कब अपलोड की आपने, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन कि वीडियो कब आ रही है। ओके जी, रेस्ट करिए, खुश होके पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।